हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। माय डीमन वाइफ के 109 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि रीजन कहता है कि मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। सातो कहता है कि मेरे मिजिस्टी वो मेरे सामने ही है। हमें आसमान के ऊपर इजाबेला और जियांग का सीन दिखलाया जाता है। जियांग कहता है कि रीजन में जियांग में दानोदोर कबीले का महाराजा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रीजन के सभी सैनिक जियांग को देखते हुए कहते हैं कि यह तो दानोदोर का महाराजा है, तो सीधा हमारे सामने आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। हमें टीचर का सीन दिखलाया जाता है। टीचर जियांग को देखने के बाद कहते हैं कि तुम धोखेबाज हो, तुम मानव जाति के होते हुए भी तुम डीमन का साथ कैसे दे सकते हो। क्या तुम भूल गए हो कि साम्राज्य में यह सभी चीज तुम्हें सिखाया है। यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग कहता है कि तुम चुप रहो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं यहाँ पर बातचीत कर सभी चीजों को सुलझाना चाहता हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि जियांग एक स्क्रीन को ओपन करता है। यहाँ पर स्क्रीन ओपन होता है। रीजन के सैनिक स्क्रीन में देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, यह तो 3 ड्रैगन रेजिमेंट है। वाकिब स्क्रीन में से चिल्लाते हुए सभी सैनिक से कहता है कि सभी सैनिक मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हालांकि हम पकड़े गए हैं लेकिन हम कैदी नहीं है, इसलिए तुम सभी इन पर हमला करो। वाकिब की सभी बातें सुनने के बाद डार्क उल्लू वाकिब के गर्दन पे तलवार रखते हुए कहता है कि एक पराजित आम आदमी इतनी बहादुरी से कैसे बोल सकता है। अगर मेरे महामहिम ने मुझे नहीं कहा होता कि तुम तीनों को जिंदा छोड़ने के लिए, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम तीनों को यहीं पर मार देता। मैं डार्क उल्लू के पीछे बूरी का सीन दिखलाया जाता है। बूरी बहुत ज्यादा जख्मी होता है। बूरी घसीटते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि पिताजी मेरी मदद करें। जियांग कहता है कि टीचर यालू, आपने एम्पायर कप में मेरे द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार को देखा ही होगा। अब मैं और 2 घातक हथियार बनाने जा रहा हूँ। जरा सोचिए, अगर मैं उसे बना लेता हूँ तो मानव जाति के साथ क्या होगा। यालू घबराते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या वह सुपर वेपन के बारे में बात कर रहा है। एम्पायर कप में रेन के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया गया था। यह सभी बातें सोचने के बाद यालू बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि यालू को याद होता है कि वहाँ पर क्या हुआ था। दिखलाया जाता है कि सातो बहुत ही ज्यादा जोश में जियांग को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। यालू यह सभी चीजों को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। रीजेंट हवा में उड़ते हुए कहता है कि सातो जैसे पीछे पलट के देखता है। हमें दिखलाया जाता है कि रीजेंट के शरीर में से काफी बड़े बड़े पंख निकल जाते हैं। रीजेंट बहुत ही ज्यादा विशाल दिख रहा होता है। रीजेंट इजाबेला और जियांग से कहता है कि मेरे साथ आओ। रीजेंट ये सभी बातें कहने के बाद रीजेंट काफी रफ्तार में आसमान के ऊपर चला जाता है। यह सभी चीजों को देखते हुए इजाबेला और जियांग कहते हैं कि चलो देखते हैं रीजेंट हमसे क्या कहना चाहता है। ये सभी बातें कहने के बाद इजाबेला और जियांग काफी रफ्तार में रीजेंट के पास आ जाते हैं। जियांग इजाबेला से कहता है कि तुम मुझसे मत पूछना कि रीजेंट ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। इजाबेला कहती है कि रीजेंट हमें कुछ बताना चाहता है, वो आम लोग नहीं सुन सकते। जियांग रीजेंट से कहता है कि वो आपको होना चाहिए, आप दुनिया की सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं। ये सभी बातें सुनने के बाद रीजेंट कहता है कि मुझे लगता है कि आप दुनिया की सच्चाई के बारे में जानते हैं। तो बता दूं कि जियांग और रीजेंट गोड के बारे में बात कर रहे हैं। रीजेंट बहुत ही गुस्सा होते हुए इसमें पत्थर का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि राजा को बकवास बात सुनने का कोई भी जरूरत नहीं है। यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग और इजाबेला चौंकते हुए कहते हैं कि यह तो त्रिस्विन पत्थर आत्ममणि है। रीजेंट अपनी मुट्ठी को बांधते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रतिभा और साम्राज्य को खोल दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साम्राज्य के शाही परिवार ही इस अर्थव्यवस्था को चलाते हैं और कोई भी साम्राज्य की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि अर्थव्यवस्था ही साम्राज्य का जीवन है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी फोर्जिंग क्लास के सभी दोस्त और टीचर आजाद हो चुके हैं और तुम्हारा वरिष्ठ भाई भी आजाद हो चुका है। और मैंने उन सभी को अधिकारी पुरस्कार से सम्मानित किया है और मैं डाउनसी डेज के राजा भी घोषित कर दिया हूँ उन सभी को। और मैं तुम्हें अपने राज्य में एक महत्वपूर्ण भी जगह दूंगा। ये सभी बातें सुनने के बाद जियांग चौंकते हुए कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मैं नहीं समझ पाया। रीजेंट कहता है कि मुझे पता है कि सोफिसास तुम्हारा बड़ा भाई है और तुम साम्राज्य में सबसे ज्यादा ताकतवर हो। एक दिन मैं मर जाऊंगा। अगर तुम दोनों भाई वफादार बनकर मेरे साम्राज्य में रहते हो तो एक दिन मैं तुम दोनों को साम्राज्य में मैं गोद ले लूंगा और भविष्य में तुम राजा बन सकते हो। यह सभी बातें सुनने के बाद जियांग मुस्कुराते हुए कहता है कि काश मैं ऐसा कर पाता। जियांग वहीं पर हंसने लगता है। जियांग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारे मुंह से यह शर्मनाक शब्द कैसे निकल सकता है। इजाबेला रीजेंट को चिढ़ाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा पति दानोदोर कबीले का राजा है, वो तुम्हारी बातों को क्यों मानेगा और मैं तुम्हारे सिंहासन को नष्ट कर दूंगी। जियांग इजाबेला को कहता है कि मेरी पत्नी, क्या तुम समझ नहीं पाई कि रीजेंट क्या कह रहा है। खुद राजा बनना चाहता है। वो चाहता है कि सोफिसास और मैं उसे राजा के रूप में स्वीकार करे। जियांग की ये सभी बातें सुनने के बाद रीजेंट हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ की। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम बाकियों जैसे भी मूर्ख हो। जियांग, मैं तुम्हें बता दूं कि राजा कभी नहीं चाहता राजा बनने के लिए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।